हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जॉन मिल्टन के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये सबसे पहला जो कोटेशन है, दिस इज़ फ्रॉम पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है जिसमें उन्होंने गॉड और सेटन के बारे में बताया है और किस तरह से सेटन गॉड से बदला लेने के लिए उनके क्रिएशन एडम और ईव को सिड्यूस करता है कि वो जो फॉरबिडन ट्री है, गॉड ने बोला होता है कि इस ट्री का फल तुम कभी मत खाना, बट ही काइंड ऑफ सड्यूसेस देम एंड दे ईट दैट फॉरबिडन फ्रूट, और उसके बाद ही उन्हें पैराडाइज से निकाल दिया जाता है एंड दे कम टू दिस वर्ल्ड। तो एक कोटेशन है, ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसओबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री whose mortal taste brought death into the world and all over woo, with loss of Eden till one greater man restore us and regain the blissful seat, sing heavenly muse। ये पैराडाइज लॉस्ट की सबसे पहली लाइन है। इनके बीच में थोड़ी सी और लाइन्स हैं, बट देन द स्टेंजा ends by I may assert eternal providence and justify the ways of God to men। This is considered Milton's greatest poetry। तो आइए जानते हैं जॉन मिल्टन के बारे में। जॉन मिल्टन एक 17th सेंचुरी के पोएट थे जिन्होंने प्रोज भी लिखी थी, पैम्फलेट्स भी लिखे थे, सोनेट्स भी लिखे थे, और वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। पर उनकी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हुआ था, दैट ही बिकेम ब्लाइंड इन 1652। तो पूरी तरह से वो अंधे हुए थे, पर उसके बाद ही उन्होंने अपना पैराडाइज लॉस्ट वर्क लिखा था। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि वो कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट और कितने ज़्यादा इंटेलेक्चुअल थे कि उन्होंने अंधे होने के बाद भी दो बहुत बड़े बड़े एपिक्स लिखे हैं। अगर उनके रिलीजन की बात करें तो वो एक प्रोटेस्टेंट थे, ह्यूमनिस्ट थे एंड प्योरिटन थे। अब ह्यूमनिस्ट तो आपको पता है कि जो मानवतावादी हो, पर प्रोटेस्टेंट और प्योरिटन में क्या डिफरेंस है? देखिए, प्रोटेस्टेंट क्या है कि ये एक अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर प्योरिटन्स भी आते हैं, कैवेलियर्स भी आते हैं, और इसका मतलब ये है कि इसमें सारे के सारे ऐसे धार्मिक समुदाय आते हैं जिन्होंने कैथोलिक चर्च के खिलाफ रिवोल्ट किया था कि हमें कैथोलिक चर्च नहीं चाहिए और हमें इसमें सुधार लाना है। तो इन्हीं में से एक प्योरिटन मूवमेंट था जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जॉन मिल्टन के केस में, क्योंकि इनकी अधिकतर राइटिंग इनके प्योरिटन फेथ की वजह से ही डिसाइड होती है। इन्होंने लैटिन, ग्रीक, हिब्रू, इटालियन और भी कई सारी अलग अलग लैंग्वेजेस पढ़ी थी अपने बचपन से ही, और इसलिए उन्हें पॉलीग्लॉट भी कहा जाता है। और उन्होंने क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में अपनी पढ़ाई की थी। अब मिल्टन की यहाँ आप फ़ोटो देखो, मिल्टन की फ़ोटो कितनी सुंदर सी है, एंड ही इज़ लुकिंग लाइक अ लेडी। बहुत ही लड़की जैसी फोटोग्राफ भी है यहाँ पे। हिज चीक्स आर ब्लशिंग एंड रेड लिप्स एंड ही ऑल्सो हैज़ लॉन्ग हेयर। तो उनके बाल भी ना हमेशा लंबे थे। तो इनको लोग, इनके जो साथ के जो स्टूडेंट्स थे, फेलो स्टूडेंट्स थे, वो इनको चिढ़ा के क्या बोलते थे? द लेडी ऑफ द क्राइस्ट्स। तो ये नाम एक जॉन मिल्टन के साथ एसोसिएट किया जाता है। ही इज़ कॉल्ड द लेडी ऑफ द क्राइस्ट्स। देयर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट जॉन मिल्टन, दैट ही सपोर्टेड द प्योरिटन्स अगेंस्ट द किंग। जब सिविल वॉर चल रही थी तो मिल्टन हिमसेल्फ वॉज अ प्योरिटन एंड उन्होंने किंग के खिलाफ प्योरिटन्स का साथ दिया था, और बाद में उन्होंने किंग के ऊपर भी कई सारी राइटिंग्स लिखी थी। 1649 में उन्हें सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन टंग बना दिया गया था। 1649 में ही चार्ल्स द फर्स्ट का एग्जीक्यूशन भी होता है। तो चलिए देखते हैं कि इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या हुए थे मिल्टन के लाइफ टाइम में। पहला तो ये कि शेक्सपियर लिख रहा था उस समय, बेन जॉनसन वाज आल्सो राइटिंग। शेक्सपियर की डेथ हो जाती है 1616 में, और बेन जॉनसन भी उस समय लिख रहे थे, ठीक है, बात तक। फिर 1625 में जेम्स द फर्स्ट का रेन खत्म हो जाता है और चार्ल्स द फर्स्ट किंग बन जाता है। चार्ल्स द फर्स्ट एक ऐसा राजा था जिसे बहुत ज़्यादा वॉर्स में इंटरेस्ट था, और वो बहुत सारे वॉर्स में उसने बहुत सारा पैसा उड़ा दिया था। तो पार्लियामेंट उसे पैसे नहीं दे रही थी, तो उसने पार्लियामेंट को बार बार डिसॉल्व कर दिया। 3-4 बार करीब उन्होंने पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया था, और लास्ट में 1642 के आसपास ऐसी स्थिति बन गई थी कि गृह युद्ध छिड़ गया इंग्लैंड के अंदर। तो सिविल वॉर का पीरियड था ये 1642 से 1649 तक, और उसके बाद 1649 में चार्ल्स द फर्स्ट को पकड़ के एग्जीक्यूट कर दिया गया था। उनको पब्लिकली फांसी दे दी गई थी। तो ये एग्जीक्यूशन भी मिल्टन के टाइम पर ही हुआ था, और मिल्टन उस समय प्योरिटन्स का सपोर्ट कर रहे थे किंग के अगेंस्ट। तो इसलिए मिल्टन को बाद में जब रेस्टोरेशन हो गया था, रेस्टोरेशन यानी कि जब किंग वापस आ गया, चार्ल्स द फर्स्ट का बेटा था चार्ल्स द सेकेंड, तो जो उस समय भाग गया था फ्रांस, और फिर जब वो थोड़ा यंग हो जाता है उसके बाद वो वापस आता है अपनी सेना लेकर के, और फिर वो चार्ल्स द सेकेंड वहाँ का राजा फिर बन जाता है। तो ये जो बीच का पीरियड था 1649 से 1660 तक के बीच का, इस पीरियड को हम बोलते हैं इंटररेग्नम।
जिसका मतलब है इट वॉज द टाइम पीरियड व्हेन देयर वाज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मोनार्की। उस समय कोई राजा नहीं था, उस समय राजा नहीं था, पर कुछ लोग इंग्लैंड में राज कर रहे थे, कुछ लोग उसको इंग्लैंड को रूल कर रहे थे, और उनने क्या कहा था, खुद को लॉर्ड प्रोटेक्टर कहा था कॉमनवेल्थ का, और वो था ओलिवर क्रॉमवेल। ओलिवर क्रॉमवेल की डेथ हो जाती है 1658 में, और 1660 में आफ्टर 2 years चार्ल्स द सेकेंड कम्स बैक, और लोगों ने कहा कि भाई नहीं, हमें नहीं चाहिए प्योरिटन रूल, और हमें ये कॉमनवेल्थ भी नहीं चाहिए, हमें राजा वापस चाहिए, और हमें वही ब्लड लाइन वाला ही राजा चाहिए। तो फिर चार्ल्स सेकेंड जो बेटा था चार्ल्स द फर्स्ट का, उसको वापस बुलाया गया, और इस तरह से मोनार्की रिस्टोर हो गई, दोबारा से स्थापित हो गई। एक और चीज़ थी उनके लाइफ टाइम में जॉन मिल्टन के, प्योरिटनिज्म अपने हाइट पर था 1649 से 1660 तक, क्योंकि क्रॉमवेल और ये सब जितने भी लोग जीत गए थे किंग के अगेंस्ट, वो सभी प्योरिटन्स थे। ठीक है, प्योरिटन्स में एक तरह से दे वांट टू प्योरीफाई देयर सोल, और इनका एक अलग तरह का वो है। पर हाँ, ये जो चर्च है, प्योरिटन्स जो हैं, ये ऐसे लोग हैं जो कि कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट हैं। ठीक है, एंड दे आर कॉल्ड प्रोटेस्टेंट्स। प्योरिटन्स को हम प्रोटेस्टेंट ही कहते हैं, पर सारे प्रोटेस्टेंट को हम प्योरिटन नहीं कह सकते। ठीक है, प्रोटेस्टेंट में अलग अलग ऐसे धार्मिक समुदाय आते हैं जिन्होंने कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी। अब बात करते हैं उनकी अर्ली राइटिंग्स के बारे में। उनकी सारी अर्ली राइटिंग्स जो हैं वो लैटिन में या इटालियन में हैं, और लैटिन में उनके प्रोल्यूशंस बहुत ज़्यादा फेमस हैं, क्योंकि इसमें इन्होंने कैम्ब्रिज करिकुलम को चैलेंज किया था। उनकी फर्स्ट फॉर्मल पोएम थी ओड ऑन द डेथ ऑफ अ फेयर इन्फेंट डाइंग ऑफ अ कॉफ, और उन्होंने इसी तरह से कई सारी अदर लैटिन एलिजीज भी लिखी थी। एलिजी क्या होता है? एलिजी मतलब एक ऐसी पोएम जिसमें आप किसी की डेथ को मॉर्न करते हैं। उनकी जो पहली सक्सेसफुल इंग्लिश पोएम थी वो थी ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, इसका नाम यहाँ भी लिखा है, आप देख लीजिए, एंड इट केम आउट इन 1629। तो पहली इनकी सक्सेसफुल इंग्लिश पोएम इसे कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद ये थोड़ा रिकॉग्नाइज होना शुरू हो गया कि हाँ, इंग्लिश में भी ये लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ जिस पोइट्री की हम बात करें ये सब इनका इंग्लिश का लिटरेचर है। एंड द सेकेंड वॉज ऑन शेक्सपियर, ये वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है जॉन मिल्टन का। और देन देयर कम्स लेलेग्रो एंड इल पेंसरोसो, ये दोनों जो वर्क हैं इन दोनों को कंपेनियन पोएम्स कहा जाता है। लेलेग्रो का मतलब होता है हैप्पी मैन, और इसमें एक ऐसे स्प्रिंग के ऐसे दिन की बात हुई है, बसंत ऋतु के एक ऐसे दिन की बात हुई है जिसमें सब कुछ चेयरफुल है, वेस्ट विंड है, और एकदम सवेरे सवेरे पोएम में डिस्क्रिप्शन है कि डैपल डॉन, देयर इज़ रस्टिक कॉटेज, छोटी छोटी झोपड़ियाँ हैं, मिल्क मेड्स गाना गा रही हैं, और पेस्टोरल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, शेफर्ड चल रहे हैं, और बहुत सारे गाय भैंस भी चल रहे हैं। ठीक है, एंड देयर आर थॉट्स ऑन पेजेंट्स, पोइट्री एंड म्यूज़िक। इन सब के साथ साथ ही पोइट्री, म्यूज़िक और जो परफॉर्मेंसेज होती थी उस टाइम पे, उन सब के बारे में भी वो बात कर रहा है। सेकेंड जो वर्क है इल पेंसरोसो, ये इसकी कंपेनियन पोएम है, और इसमें जो मूड है वो बिल्कुल पहली वाली पोएम के ऑपोजिट है। इसका जो मूड है वो थोड़ा डार्क है, कंटेम्पलेटिव है, और इसमें मून लाइट के बारे में बात हो रही है। ये स्टार्ट ही वहाँ से होता है, सनसेट के बाद। और इसमें सॉन्ग ऑफ नाइटिंगेल है, कर्फ्यू है। कर्फ्यू मतलब जो लोग जो सुबह जो गाय बैल चरने के लिए चले जाते हैं वो सब वापस आ रहे हैं। एंड लोनली स्टूडेंट इज़ इन द टावर, एक व्यक्ति अकेले बैठ के टावर में पढ़ाई कर रहा है। और इस वर्क को भी उसने म्यूज़िक, रिलीजन और स्टडी से रिलेट किया हुआ है। तो ये लेलेग्रो और इल पेंसरोसो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क हैं, और इनमें से बहुत ज़्यादा नेट में क्वेश्चंस आते हैं। इट केम आउट इन 1632। द नेक्स्ट वर्क इज़ लिसिडास, दैट इज़ 1637। ये एक एलिजी है, और ये एलिजी है, उनका एक फ्रेंड था एडवर्ड किंग, जिनके साथ उन्होंने कैम्ब्रिज में पढ़ाई की थी। तो उनकी आयरिश सी में तैर करके डेथ हो गई थी। तो इसमें मिल्टन ने उसकी डेथ को कमेमोरेट किया है, उसकी खूब तारीफ़ की है कि अगर वो ज़िंदा होता तो वो बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन बनता, और ऐसा था भी। एडवर्ड किंग वॉज वेरी ब्राइट। ये एक पेस्टोरल एलिजी है। पेस्टोरल एलिजी का मतलब क्या होता है? पेस्टोरल एलिमेंट अगर कहीं पे लिखा रहता है, पेस्टोरल का मतलब होता है जब एक पोएट खुद अपना शेफर्ड बनता है और साथ ही शेपर्ड की डेथ को मॉर्न करता है। शेपर्ड मतलब जो भेड़ें चराते हैं उसको हम शेपर्ड बोलते हैं। ओके, तो पेस्टोरल एलिमेंट्स में ये होता है कि पूरा नेचर भी उसके साथ मॉर्न करता है उसकी डेथ को, उसकी डेथ के लिए शोक मनाता है। पर इस लिसिडास में दो चीज़ें और इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो इसमें एंग्लिकन चर्च को उसने क्रिटिसाइज़ किया है, और दूसरा उसने बिशप्स को, एपिस्कोपल गवर्नमेंट को भी उसने क्रिटिसाइज़ किया है। एक फेमस लाइन है इसकी, ग्रिम वुल्फ विद प्रिवी पॉ।
इसमें उसने टाइम को एक प्रीडेटर की तरह शो किया है विच कंज्यूम्स ऑल लिविंग थिंग्स। तो लिसिडास में भी यही एक थॉट उसने प्रेजेंट किया है कि एडवर्ड किंग जो है जब वो आयरिश समुद्र में तैर रहा था तो किसी ने उसे नहीं बचाया, इवन एंजल्स भी उसे नहीं बचा पाए, इवन द गॉड अपोलो द सन वॉज नॉट एबल टू सेव हिम। देन देयर कम्स हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, इट वॉज कॉल्ड पैराडाइज लॉस्ट, जिसके बारे में मैंने भी आपको बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो मैंने उसको बता दिया है। ये है फॉल ऑफ मैन के बारे में और इसमें 12 बुक्स हैं। गॉड एंड सेटन के बारे में स्टोरी है, एडम और ईव की भी स्टोरी है। पैराडाइज रीगेंड आता है 1671 में, जिसमें सेटन दोबारा से जीसस क्राइस्ट को अब टेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है। जब जीसस क्राइस्ट विल्डरनेस में चले जाते हैं, 40 दिन के लिए एक जंगल में चले जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ सेटन आता है, उनको बार बार अलग अलग चीज़ों का लालच देता है कि तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तुम्हें भूख लगी तो तुम खाना खा लो। पर जीसस क्राइस्ट क्या रिप्लाई करते हैं कि नहीं, अगर जिसने मुझे यहाँ भेजा है वो मेरा ध्यान रखेगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं जो भी तुम मुझे दे रहे हो वो नहीं खाऊँगा, या मैं खुद अपने आप क्रिएट नहीं करूँगा, आई विल नॉट यूज़ मैजिक, वो बोलता है। फिर जीसस क्राइस्ट को वो बार बार टेम्प्ट करता है, तो जीसस क्राइस्ट सेज आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुमने पहले भी ऐसा किया, तुमने ईव को धोखा दिया था, तुम पहले डिसीवर हो मैन के, ठीक है, ये वो बोलता है। पैराडाइज रीगेंड एक छोटा वर्क है पैराडाइज लॉस्ट के कंपैरिजन में, और उसमें सिर्फ 4 ही बुक्स हैं, और इसमें अलग अलग टेम्पटेशन देता है सेटन, और लास्ट में क्या करता है कि उनको डेथ का टेम्पटेशन देता है, फियर ऑफ डेथ। क्या करता है सेटन की, लास्ट में उनको एक पहाड़ की चोटी पे ले जाता है, उसके बिल्कुल चोटी पे गिरने वाली उसमें कंडीशन में डाल देता है कि अब तुम गिर जाओगे और तुम मर जाओगे, तो तुम क्या करो, एंजल्स को बुलाओ, और अगर तुम ऐसे एंजल्स को बुलाओगे तो तुम पर्सनल सेफ्टी के लिए, बिकॉज यू आर कॉलिंग आउट एंजल्स, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, तुम्हारा ये जो है कि मैं कोई भी किसी भी चीज़ से टेम्प्ट नहीं होऊंगा, और अपनी लाइफ को बचाने के लिए अगर तुम ऐसा करोगे तो क्या होगा, तुम ये टेम्पटेशन एक तरह से ले लोगे, बिकॉज यू आर टेम्पटिंग टू सेव योर लाइफ। पर जीसस क्राइस्ट कुछ भी नहीं करते हैं, वो वहाँ पे वैसे ही खड़े रहते हैं। तो यहाँ पर भी सेटन का जो अटेम्प्ट है वो फेल हो जाता है, एंड दस द पैराडाइज इज रीगेंड। लास्ट वर्क जो है उनका वो है सैमसन एगोनिस्टिस, इट ऑल्सो कम्स इन 1671। इट वॉज अ क्लोजेट ड्रामा। क्लोजेट ड्रामा का मतलब होता है कि इसको परफॉर्म नहीं किया जाना था, बस इसे बैठ के पढ़ना होता है। दिस वॉज बेस्ड ऑन ग्रीक ट्रेजिडी, और इसमें सैमसन की एक स्टोरी है, उसकी वाइफ है डलीला और हारफा, ये सब उसमें कैरेक्टर्स हैं। देन देयर कम्स मास्क्स। मास्क्स मैंने बताया था पहले भी आपको कि मास्क क्या होते हैं, इनको परफॉर्म किया जाता है। पहले से किंग्स और क्वींस भी इसमें पार्ट लेते थे और मास्क में परफॉर्म करते थे, ये कोर्ट के अंदर होता था। 2 मास्क लिखे हैं मिल्टन ने, पहला है आर्केडीज या आर्केड्स और दूसरा है कॉमस। कॉमस नाम जो है ये टाइटल मिल्टन ने नहीं दिया था, ये फेमस हो गया कॉमस के नाम से, पर इसका जो नाम था वो एक्चुअली में ये था, अ मास्क टू बी परफॉर्म्ड एट लडलो कैसल। तो आप देख लो परफॉर्मेंस के लिए था लडलो कैसल पे, ये इसका ओरिजिनल टाइटल था। कॉमस नाम से ये बाद में फेमस हो गया था। इसमें स्टोरी है एक लेडी की, जो प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम ही लेडी है, ठीक है, एक लेडी है, उसका नाम भी लेडी ही बोला है उसे पूरे में। तो वो अपने भाइयों के साथ एक जंगल में आती है और वो कहते हैं कि हम कुछ खाने का लेके आते हैं, पानी लेके आते हैं, और वो फिर खो जाती है वहाँ। तो वो अपने भाइयों को ढूंढ रही है। तो कॉमस जो कि बैकस का सन है, बैकस इज़ द गॉड ऑफ वाइन, तो उनका जो सन है वो वहाँ पर आता है और उसको अपने पैलेस में ले जाता है, उसे सिड्यूस करने की कोशिश करता है, पर वो उसके सारे टेम्पटेशंस को क्या करती है, रिफ्यूट कर देती है, कहती कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, मैं तुम्हारा दिया हुआ कुछ नहीं लूँगी, और वो उसकी बातों में भी नहीं आती। तो इस तरह से उसको वो बच जाती है और फिर उसके वर्च्यू को रिवॉर्ड किया जाता है। इसमें भी जो थीम है वो टेम्पटेशन है, जैसे कि हमने देखा कि पैराडाइज रीगेंड में है कि आपको बुराई हमेशा क्या देगी, एक तरह से लालच देगी कि तुम ऐसा कर लो तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, तुम ऐसा कर लो, गलत चीज़ों की तरफ आपको धकेलेगी। पर अगर आप खुद को पॉइज्ड रखते हो तो आप क्या करोगे, यू विल गेन योर पैराडाइज एंड यू विल नॉट फॉल। नेक्स्ट इज मिल्टन सोनेट्स। सोनेट क्या होते हैं, 14 लाइन की पोएम होती है जिसमें एक थॉट होगा जिसको डेवलप किया जाएगा। पहले क्वेश्चन होगा, फिर उसके बाद एक टर्न ऑफ थॉट होगा, फिर उसके बाद उसका आंसर उसी में निकल के आ जाता है। सोनेट एक तरह से इटालियन फॉर्म ऑफ पोइट्री है और वहीं से ही आई है, पेट्रार्क ने इसे फेमस किया था। सोनेट 2 तरह के हैं, इटालियन और इंग्लिश सोनेट। इटालियन सोनेट जो है वो पेट्रार्कन सोनेट कहा जाता है और इसकी राइम स्कीम है ABBA ABBA CDE CDE।
और जो इंग्लिश सोनेट है वो है शेक्सपियरन सोनेट, जिसे शेक्सपियर ने बहुत ज़्यादा फेमस किया था। उन्होंने एक नई राइम स्कीम बनाई उसमें। उनकी राइम स्कीम क्या थी? ए बी सी डी ई एफ जी जी। बेसिकली जो सोनेट थी एज अ फॉर्म इंग्लैंड में वायट एंड सरे 2 लोग थे, इनके थ्रू आई थी और उन्होंने इसे फेमस कर दिया था इंग्लैंड में। मिल्टन के जो सोनेट्स हैं कई तो उसमें एक एमिलिया नाम की लेडी को रेफ़र करके लिखे गए हैं, तो उनके लिए लिखा है। उसके अलावा उनके कुछ सोनेट्स बहुत फेमस हैं जो कि आपके कोर्स में भी हैं 2 तो। एक तो है ऑन हिज ब्लाइंडनेस और है व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी। ये हमारे यहाँ बीए थर्ड ईयर में थर्ड सेमेस्टर में चलता है। ओके, देन ओ नाइटिंगेल है, मिथॉट आई सॉ माई लेट एस्पाउस सेंट, जो कि उन्होंने अपनी सेकेंड वाइफ के लिए लिखा था। व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी, ये सिविल वॉर के टाइम पे लिखा था। उनका जो सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये बहुत ही फेमस सोनेट है जिसका ओरिजिनल टाइटल है व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, और ये इस सोनेट की फर्स्ट लाइन भी है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस में उनकी ब्लाइंडनेस की थीम को उन्होंने एक्सप्लोर किया है। उन्होंने कहा है कि व्हेन माई लाइट इज स्पेंट, अब मेरी लाइट जो है वो क्या है, खर्च हो गई है, मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, तो क्या गॉड अभी भी मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उनके दिए हुए इस गिफ्ट को, पोएटिक गिफ्ट को यूज़ करूं? तो वो कहता है कि मैं कैसे अपना ये गिफ्ट यूज़ करूं, कैसे अपना ये टैलेंट यूज़ करूं, क्योंकि अब मैं अंधा हो गया हूं, मिल्टन बोलता है। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि गॉड हमसे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते और मैं अब कुछ नहीं कर सकता। और फिर एंड में ये थॉट आता है कि गॉड नहीं चाहते हैं कि हम उनके लिए काम करें, क्योंकि गॉड के पास अपने सर्वेंट्स हैं, गॉड के पास अपने एंजल्स हैं जो उनके लिए लैंड और ओशन में पूरे दिन भर उनके लिए तैयार हैं, उनके लिए कुछ भी करने के लिए। देन ही सेज दैट दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट। तो अगर आप कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी की वजह से कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो अगर आप सिर्फ खड़े हो पेशेंस से एंड यू आर वेटिंग फॉर गॉड्स कमांड, तो वो भी क्या है, भगवान की एक सच्ची सेवा है। एक और जो सोनेट है आपके कोर्स में वो है व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी। इसमें भी एक थॉट दिया गया है कि पोएट्स के घर को कभी अटैक नहीं करना चाहिए, और यहाँ मिल्टन खुद का रेफरेंस देता है कि मैं यहाँ रहता हूँ तो प्लीज़ यहाँ पे आप अटैक मत करना और ऐसे ऐसे, ठीक है। और अगर सोनेट्स के इनके क्वालिटीज़ की बात करें तो सोनेटियर की तरह अगर आपको मिल्टन को डिस्कस करना हो तो यू नीड टू डिस्कस दीज पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हिज सोनेट्स आर वेरी ओरिजिनल, उनमें बहुत ज़्यादा वेराइटी है। His sonnets are personal as well, पर्सनल हैं, रिलीजियस हैं। इट शोज मिल्टन्स क्राफ्ट्समैनशिप, बहुत ही अच्छी तरह से क्राफ्टेड हैं, स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, पेट्रार्कन सोनेट को फॉलो किया है, ये सब आपने लिखना है। एंड ही इज अमंग द ग्रेटेस्ट सोनेटियर्स ऑफ इंग्लैंड। नाउ कमिंग टू हिज प्रोज वर्क्स। प्रोज वर्क्स को आप मिल्टन के नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन प्रोज वर्क्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकिंग हमें मिल्टन की देखने को मिलती है। एंड ही इज़ वेरी प्रोग्रेसिव इन सर्टेन मैटर्स। पहला वर्क है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, जिसमें रोमन से ही उसकी भी हिस्ट्री शुरू होती है। डी डॉक्ट्राइना क्रिस्टियाना ऑफ क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन, ये एक रिलीजियस वर्क है। थर्ड इज डिवोर्स ट्रैक्ट्स। मिल्टन ने डिवोर्स के बारे में लिखा था कि डिवोर्स को लीगलाइज कर देना चाहिए, क्योंकि उस समय इंग्लैंड में डिवोर्स जो है वो इलीगल था। मिल्टन के साथ क्या इंसिडेंट हुआ था कि मिल्टन की वाइफ मैरी पॉवल उन्हें छोड़ करके चली गई थी, क्योंकि वो एक रॉयलिस्ट थी और उनको मिल्टन का ऐसा काम करना पसंद नहीं आया, या जो भी उनके बीच में प्रॉब्लम हुई, तो वो कुछ टाइम के लिए अपने पेरेंट्स के घर चली गई थी और बाद में वो भले ही वापस आ गई थी। तो ये एक जो उनका पर्सनल इंसिडेंट था, इससे उन्हें एक अंडरस्टैंडिंग आ गई इस चीज़ की कि क्यों डिवोर्स ज़रूरी है, या क्यों मैरिज किस तरह का एक इंस्टीट्यूशन है, क्या उसमें ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने ये डिवोर्स ट्रैक्ट्स लिखे, जिनके लिए कई सारे लोगों ने बाद में उन्हें क्रिटिसाइज़ किया, पर मिल्टन ने उन्हें रिप्लाई बैक किया और इसका इफेक्ट भी हुआ था। कुछ ऐसे रूल्स बनाए गए जिसमें अबेंडनमेंट के केस में डिवोर्स को लीगल कर दिया गया। ऑफ एजुकेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, जिसे एक लेटर के फॉर्म में सैमुअल हार्टलिब, एक फेलो स्कॉलर थे इनके, उनको इन्होंने लिखा है। इन दिस ही सपोर्टेड द स्टडी ऑफ लैटिन एंड ग्रीक एंड इटालियन फॉर देयर कंटेंट, कि इन सभी लैंग्वेजेस में क्लासिकल लर्निंग है और इसमें ज्योमेट्री, एग्रीकल्चर, एस्ट्रोनॉमी, ज्योग्राफी, मेडिसिन और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात हुई है। तो इसलिए हमें अपने यहाँ की एजुकेशन को क्या करना चाहिए, लॉजिक, रेटोरिक और ग्रामर, इनसे ऊपर उठा करके ये सब चीज़ें भी हमें पढ़नी चाहिए, और अलग लैंग्वेजेस भी हमें पढ़ने के लिए अपने स्कॉलर्स को प्रमोट करना चाहिए। ये मिल्टन ने एजुकेशन में कहा है। तो ऑफ एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इनका एजुकेशन के फील्ड में। ओके, रिमेंबर दिस कि उन्होंने लैटिन, ग्रीक और इटालियन इनको बोला था कि इनको इनकॉर्पोरेट करो ताकि हम इनका कंटेंट एक्सेस कर सकें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क है एरियोपेजिटिका, जो कि 1644 में आया था। ये आया था
एक तरह से फ्रीडम ऑफ द प्रेस को सपोर्ट करते हुए। उस समय क्या किया गया था कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बहुत सारे पैम्फलेट्स निकल रहे थे, बहुत सारे प्रोज वर्क्स निकल रहे थे, कोई कुछ लिख रहा था, कोई कुछ लिख रहा था क्रिटिसाइज करते हुए गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक लाइसेंसिंग ऑर्डर निकाला कि भाई अब जब कुछ भी निकलेगा यहाँ से तो पहले उसकी चेकिंग होगी कि कहीं इसमें कुछ ब्लास्फेमस या कुछ गलत तो नहीं लिखा है गवर्नमेंट के बारे में, तब जाकर के ही उस चीज़ को प्रेस में लाया जाएगा। तो इसमें मिल्टन ने लर्निंग को एंड राइटर्स को, उनको डिफेंड किया। उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी थॉट्स होते हैं किसी भी राइटर के, राइटर्स बहुत ही, ऑथर्स क्या होते हैं, सेंसिबल होते हैं बहुत, कि जो भी वो लिखते हैं इट इज़ नॉट ओनली हिस्ट्री बट इट क्रिएट्स अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन पीपल एज वेल। तो उन्होंने ये भी बोला कि हु किल्स अ मैन किल्स अ गुड क्रीचर, दैट इज गॉड्स इमेज, बट हु किल्स अ गुड बुक किल्स गॉड इटसेल्फ। कि अगर कोई किसी आदमी को मारता है तो एक तरह से एक अच्छे इंसान को मार रहा है और गॉड की जो इमेज है उसको मार रहा है। पर अगर आप एक अच्छी बुक को मारते हो तो एक्चुअली में आप गॉड को किल कर रहे हो। नेक्स्ट वर्क इज आइकोनोक्लास्ट्स। तो 1649 में ये वर्क आया था। 1649 में ही आपका चार्ल्स द फर्स्ट का एग्जीक्यूशन भी होता है, ये आपने याद रखना है। 1649, इसके बाद क्रॉमवेल का शासन शुरू हो जाता है, कॉमनवेल्थ का, और 1660 तक रहता है। 1660 में चार्ल्स द सेकंड, इसका बेटा, लौट के वापस आ जाता है। रिमेंबर दिस ऑलवेज। आइकोनोक्लास्ट का मतलब है इमेज ब्रेकर। अब इस वर्क की इंपॉर्टेंस क्या है, ये आइकोनोबैसिलाइक नाम का एक वर्क आया था। ये वर्क लिखा था टॉमस गॉर्डन ने, और इस वर्क का सब टाइटल था द पोर्ट्रेचर ऑफ हिज सेक्रेड मैजेस्टी इन हिज सॉलिट्यूड एंड सफरिंग्स। इसमें चार्ल्स फर्स्ट की लाइफ के लास्ट के ईयर्स के बारे में था कि किस तरह से वो एक क्रिश्चियन मार्टियर है और किस तरह से वो एक आइडियल सफरर था। तो ये सब चीज़ें उसमें लिखी गई और उसको ऐसे प्रेजेंट किया गया कि चार्ल्स ने खुद लिखा है, पर एक्चुअली में थॉमस गॉर्डन ने ये लिखा था, जिसको हम घोस्ट राइटर भी एक टर्म होता है। ठीक है, घोस्ट राइटर का मतलब होता है कि एक ऐसी राइटिंग जिसको लिखने के लिए आपने किसी को कमीशन किया है, आपने पैसे दिए हैं उसे कि आप इसे लिखिए, और वो आपकी ऑटोबायोग्राफी अपने आप लिख देगा। ऐसा कई सारे पॉलिटिशियंस आज की डेट में भी करते हैं कि अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखने को किसी को दे देंगे और उसको बोलेंगे कि बाद में हम इसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग करके उसे छाप लेंगे। ठीक है, तो इसे कहते हैं घोस्ट राइटिंग। तो एक्चुअल में ऑटोबायोग्राफी व्यक्ति खुद नहीं लिख रहा है, पर किसी को पैसे देके लिख रहा है कि भैया फेमस होना है मुझे, तो आप ये लिख दो। ये जो वर्क था आइकोनोबैसिलाइक, ये जब बाहर आया 1649 में, तो लोग बहुत ज़्यादा किंग की आइडियल इमेज देख करके बहुत ज़्यादा सेंटी हो गए। तो मिल्टन ने इसके बदले में लिखा आइकोनोक्लास्ट, और जिसमें उन्होंने एक जस्टिफिकेशन दिया कि किंग को एग्जीक्यूट किया जाना क्यों सही था, और इस वजह से आगे जाकर के मिल्टन के अगेंस्ट कई सारी पैम्फलेटियरिंग भी हुई थी। बात करते हैं उनके पैम्फलेट के बारे में। तो एक वर्बल फ्यूड हुआ था इनका फ्रेंच स्कॉलर क्लॉड सोमेसी के साथ, जिनको हम सेल्मेशियस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उस समय ये हॉलैंड में थे, और इनको चार्ल्स द सेकंड, जो कि अभी एग्जाइल में रह रहा था, चार्ल्स द फर्स्ट का बेटा जो कि भाग के चला गया था और फ्रांस में रह रहा था अपने कुछ दरबारियों के साथ, तो उसने कमीशन किया सोल्मेशियस को कि आप एक पब्लिक अटैक लिखिए ऐसे लोगों के ऊपर जिन्होंने मेरे पापा का, मेरे फादर का, चार्ल्स द फर्स्ट का एग्जीक्यूशन कराया है। तो उन्होंने लिखा डिफेंसियो रेजिया प्रो कारोलो 1, और मिल्टन ने इसके बिहाफ में, कॉमनवेल्थ के बिहाफ में रिप्लाई किया डिफेंस ऑफ इंग्लिश पीपल। ये भी उन्होंने भी लैटिन में ही लिखा था, पर उसका टाइटल बहुत लंबा है, उसका ट्रांसलेशन हुआ था डिफेंस ऑफ इंग्लिश पीपल के नाम से। तो मिल्टन ने ये लिखा, और उसने सेल्मेशियस को बहुत ज़्यादा अटैक किया कि उसने जो आर्ग्यूमेंट दिए हैं वो गलत दिए हैं, और ग्रामर उसमें गलत है, और उसके जो वर्ड्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा गलत गलत उसने यूज़ किए हैं। इन सब चीज़ों का इफेक्ट क्या हुआ कि सेल्मेशियस जो उस समय क्वीन के कोर्ट में था स्वीडन में, उसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फील हुई, और उनने कोर्ट भी छोड़ दिया क्वीन का, और उसके बाद वो चले गए अपना अकेले रहने के लिए, और कुछ टाइम बाद ही उनकी डेथ भी हो गई थी। पर सेल्मेशियस की डेथ के बाद भी ये एक फ्यूड, एक जो ये इंटेलेक्चुअल लड़ाई थी, ये चलती रही, और कई सारे यूरोपियन राइटर्स ने मिल्टन के अगेंस्ट बहुत सारे वर्क लिखे, और मिल्टन ने भी उसका रिप्लाई किया। अब क्योंकि मिल्टन एक तरह से सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन टंग था, ठीक है, क्योंकि फॉरेन के जितने मैटर्स होते थे उन सब का आंसर मिल्टन को ही लिखना पड़ता था, एक तरह से फॉरेन मिनिस्टर हो गए वो। ठीक है, तो मिल्टन उस पद पे था कि उनको सारे के सारे पैम्फलेट, सब चीज़ों का रिप्लाई करना था। तो यहाँ पे जो रिप्लाई उन्होंने सोल्मेशियस को किया था वो इसलिए किया था ताकि कॉमनवेल्थ डिफेंड रहे और देश में शांति बनी रहे। ठीक है, अब इसके बाद जो बाकी के इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं वो है अ ट्रीटाइज ऑफ
सिविल पावर इन इक्लिसियास्टिकल कॉजेज। ये उनका एपिस्कोपल कंट्रोल के ऊपर है कि ये गलत है, और बिशप्स जो थे उस समय बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे और उनको रिलीजन में कुछ एक एरिया दे करके उसको कंट्रोल करने के लिए दे दिया गया था। तो इसके अगेंस्ट मिल्टन थे, प्यूरिटन इसके अगेंस्ट थे, तो यही उन्होंने एपिस्कोपल कंट्रोल के ऊपर लिखा है। अब बात करते हैं पैराडाइज लॉस्ट, जो कि मिल्टन का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है। ये पहले 10 बुक में पब्लिश हुआ था 1667 में, और बाद में 12 बुक्स में आया था। ठीक है, पहले 10 बुक्स में आया था, फिर 12 बुक्स इसने कन्वर्ट कर दी थी वर्जिल की एनीड के ऊपर मॉडल करते हुए। ये एक एपिक पोएम है। एपिक पोएम मतलब जैसे महाकाव्य होता है, जिसमें बिल्कुल ह्यूमन काइंड की बात होगी, कोई बहुत बड़ा मैन काइंड का प्रॉब्लम या अच्छाई और बुराई, अच्छाई की बुराई पर विजय, इस तरह का थॉट होगा। जैसे हमारे रामायण और महाभारत एक तरह से हमारे महाकाव्य है, वैसे ही ये जो पैराडाइज लॉस्ट है ये इनके यहाँ का महाकाव्य है, एपिक है। तो हमारे एपिक हो गए रामायण और महाभारत, और ये है आपका इनका एपिक। ये हीरोइक पोएम है और ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। ये एक मीडिया रेस्ट में स्टार्ट होती है, जिसमें फॉलन एंजल्स को दिखाया गया है कि जो गॉड से लड़ाई करके सेटन के नेतृत्व में कुछ एंजल्स हैं जिन्होंने लड़ाई की थी, और उनको पैराडाइज से, हेवन से निकाल दिया गया है, और अब वो सब कहाँ हैं, हेल में हैं, और वो वही प्लानिंग कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं कि अब हम क्या करें, कैसे गॉड से बदला लें। यहाँ से ये स्टार्ट होता है। मिल्टन की जो म्यूज़ है वो होली स्पिरिट है, पर 7th बुक में जो म्यूज़ है उसका नाम है यूरेनिया। तो जो कभी भी कोई एपिक जब लिखा जाता है तो क्या किया जाता है, इन्वोकेशन किया जाता है म्यूज़ को। 9 म्यूजेज ऑफ पोइट्री हैं, तो उनको इन्वोक किया जाता है कि मुझे इतनी शक्ति दो कि भाई मैं लिख सकूं और इतना अच्छा वर्क मैं लिखूं। ऐसे हमारे यहाँ देवी सरस्वती को करते हैं, ठीक है, इन्वोक करते हैं कि हाँ मैं ये अच्छी तरह से लिख पाऊँ, मुझे इतना आप प्रोफिशिएंसी देना या इतना मुझे ताकत देना, जो भी है। ठीक है, यहाँ जो म्यूज़ है वो होली स्पिरिट है। और इसमें जो बुक 1 है, बुक 1 में स्टोरी है फॉल ऑफ द मैन की। बुक 9th में टेम्पटेशन है, ईटिंग द फॉरबिडन फ्रूट, जो मैंने स्टोरी आपको बताई थी डिटेल में, कभी पैराडाइज लॉस्ट पे वीडियो बनाऊंगी तो फिर उसमें डिस्कस करेंगे इसको, पर इसमें मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डालें कि बुक 9th है जिसमें टेम्पटेशन जो होती है वो टेम्पटेशन में पड़ जाते हैं एडम और ईव जो है फॉरबिडन फ्रूट जो एप्पल है उसको खा लेती है। बुक 12 में एडम और ईव गार्डन ऑफ ईडन को छोड़ देते हैं और वो उनको बहुत ही ज़्यादा डरावना सा लगने लगता है। जब एडम और ईव हाथ पकड़ के बाहर निकलते हैं पैराडाइज से, तो वो पीछे देखते हैं तो वहाँ के जो एंजल्स थे वो भी उन्हें बहुत ही भयानक जानवर से ऐसे दिखने लगते हैं, ठीक है, और वो प्लेस इनहेबिटेबल बन जाता है, रहने लायक नहीं रह जाता है। तो पैराडाइज लॉस्ट की जो थीम थी वो बहुत ही ग्रैंड थी और इसमें एपिक सिमिलीज यूज़ हुए हैं। सेटन की जो स्पीचेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा एलोक्वेंटली उसने उसको बोला है और बहुत रेटोरिक का यूज़ किया है। सेटन की स्पीचेस बहुत ज़्यादा लंबी लंबी हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि विलियम ब्लेक ने भी कहा था इन हिज मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, एक वर्क है उसमें बोला था कि मिल्टन वॉज ऑन द डेविल साइड विदाउट इवन नोइंग इट, कि मिल्टन को पता नहीं था कि वो डेविल की तरफ से लिख रहा है। तो एक तरह से ये व्यू बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट तो है पर एक तरह से गलत भी है कि रेटोरिक एक ऐसी आर्ट है जिसके थ्रू आप किसी को भी क्या कर सकते हो, इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तो सेटन जितनी भी चीज़ें बोल रहा था वो एक तरह से सारी टेम्पटेशंस को बहुत अट्रैक्टिव बनाने के लिए इतनी ज़्यादा रेटोरिक का यूज़ करता है। तो ये आपको इसमें देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा, जबकि जो गॉड की लैंग्वेज है वो बहुत ही प्लेन है। पैराडाइज रीगेन्ड में भी यही है, सेटन जब यूज़ करता है अपनी लैंग्वेज तो बहुत ही रेटोरिक यूज़ कर रहा है और बहुत ज़्यादा, क्योंकि मिल्टन का खुद भी रेटोरिक के संग एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, क्योंकि जब उसने रेटोरिक का यूज़ किया था तो ही कुड इन्फ्लुएंस पीपल और उसने देखा था कि जब उसके अगेंस्ट भी जब गलत भी रेटोरिक का यूज़ करके कुछ कहा गया तो उसको भी लोगों ने कई बार सच मान लिया। तो रेटोरिक का जो मिसयूज़ है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो रेटोरिक से उसका भरोसा एक तरह से उड़ गया था। तो ये जो एलोक्वेंट स्पीच है और बहुत ही अट्रैक्टिव टाइप की स्पीच, जितनी भी उसने अच्छी अच्छी स्पीचेस दी हैं और मिल्टन को और सेटन को एक तरह से हीरो की तरह प्रेजेंट किया है। तो सेटन वॉज अ हीरो, बट उसने जो चीज़ें की वो जो जिस तरह से टेम्प्ट करता है ईव को भी और इसको भी, जीसस क्राइस्ट को भी, तो हम वो देखते हैं कि इसी वजह से ही उनको इस तरह की स्पीच दी गई थी, क्योंकि ईविल क्या होती है, हमेशा अट्रैक्टिव होती है और वो बहुत ज़्यादा आपको अच्छी लगेगी देखने में, बहुत सुंदर लगेगी देखने में वो चीज़, ठीक है। पर अगर आप उसमें पड़ जाओगे तो क्या होगा, आपका फॉल होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पैराडाइज रीगेन्ड जो 4 बुक्स में है और ये बुक ऑफ जोब जो है वहाँ से ली गई है ये स्टोरी, जिसमें जीसस क्राइस्ट इज़ इन द विल्डरनेस एंड सेटन ट्राइज टू करप्ट हिम, और इसमें पब्लिक वर्सेस प्राइवेट लाइफ का कॉन्सेप्ट है
इसमें भी और पैराडाइज लॉस्ट में भी, कि मिल्टन ने जो एक पब्लिक लाइफ के लिए जो उसकी होप्स और एस्पिरेशंस थी दे ऑल्सो शैटर्ड, और वही चीज़ उसने क्या देखा कि आई नीड टू फाइंड माई पैराडाइज विद इन। ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको कभी बाद में एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से किसी और वीडियो में। इफ़ यू वांट देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। नाउ देर आर सम कोट्स अबाउट मिल्टन एंड हिज वर्क्स। एक तो ये था मिल्टन वॉज ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट इवन नोइंग इट, ये विलियम ब्लेक ने कहा है, उनका जो वर्क है मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल इसमें। दूसरा है बेटर टू रेन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन, ये सेटन ने बोला है कि हेल में राज्य करना अच्छा है बजाय इसके कि मैं हेवन में क्या करूं, नौकरी करूं, सर्व करूं। सॉलिट्यूड इज समटाइम्स द बेस्ट सोसाइटी, अवेक अराइज और फॉरएवर बी फॉलन, ये भी सेटन बोलता है, ठीक है, कि अवेक अराइज, उठो और जागो, वरना या फिर बिल्कुल फॉलन ऐसे ही पड़े रहो, अपने वो एंजल से कह रहा है, या फिर हमेशा ऐसी नौकर की तरह बने रहो तुम गॉड के, ऐसा बोल रहा है। अ माइंड नॉट टू बी चेंज्ड बाय प्लेस और टाइम, द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इन इटसेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल, अ हेल ऑफ हेवन, ये बोल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थॉट है। देखो क्या कह रहा है कि एक आपका जो दिमाग है ये कभी भी प्लेस और टाइम से चेंज नहीं होता है, माइंड तो आपकी जगह पे ही है, ठीक है। अगर आप अच्छी चीज़ें सोचोगे तो आप हेल को भी हेवन की तरह सोचोगे, और अगर आपको वहाँ भी हेवन जैसा फील होगा, और अगर आप बुरा सोचोगे माइंड में तो क्या होगा, आपको हेवन जैसी जगह भी क्या लगेगी, हेल जैसी लगेगी, ठीक है। तो ये कुछ कोटेशंस थे, इनके कोट्स और भी बहुत सारे हैं, but this is it for the video, otherwise it is going to be too long. If you want to ask me something you can put it down in the comment box. Thank you so much. Please like, share and subscribe my video, and thank you.